अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। ग्रीन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जहां हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की और बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन की। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ तमाम दुनिया में ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है कि फॉसल फ्यूल पर डिपेंडेंस सस्टेनेबल नहीं है। बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट चेंज के असरात और बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड ने तमाम दुनिया को ये बावर कराया है कि उन्हें लो कार्बन और सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। और ये रियलाइजेशन सिर्फ आलमी सतह पर नहीं है, पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर सीरियस बहस और डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान भी अपने रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। सो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम मुख्तार साहब से ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसके साथ ही हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो किस हद तक फुलफिल हो रही हैं, फ्यूचर में हमारे क्या प्लान्स हैं और अगर हम उसको कंपेयर करें हमारे हमसाया ममालिक के साथ तो हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू में वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल खैरियत। अच्छा मुख्तार साहब, आज की हमारी गुफ्तगू क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के हवाले से है और बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो रही होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो कब से शुरू हुआ और अब तो मेरे ख्याल में हम इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी की हमारी प्रोडक्शन है वो भी कोई 18% है। तो थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड और इस वक्त हम कहाँ पे हैं वो बताइए। देखिए, आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ बातचीत शुरू हो गई थी और काम शुरू हो गया था, लेकिन ख़ास तौर पे 1950s की दहाई में पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई अमली तौर पे। तो उसमें चूँकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी करीब भी था, हम सीटो सेंट्रो अलायंसेस के मेंबर भी थे और उस वक्त एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने एक एटम फॉर पीस प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त इससे फ़ायदा उठाया और ये पाकिस्तान ने 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बना दिया। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसकी फिर बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी होता है, कि उस हवाले से काम करे। अच्छा, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त तब हुई जब 1962 में एक 5 मेगावाट का पावर प्लांट जो है रिसर्च के लिए, वो पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसको कहते थे, PARR1। तो ये 1962 में पाकिस्तान में ये लगा। इसको बाद में अपग्रेड भी किया गया 1990 में और फिर इसको 10 मेगावाट का कर दिया गया। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी, मतलब 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बन जाना, फिर उस एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर ये 1962 में ये PARR1 का लग जाना। तो ज़ाहिर है जब ये रिसर्च की वो भी लग गया पावर प्लांट, तो फिर रिसर्च सेंटर बन गया। इसके अलावा ज़ाहिर कुछ लेबॉरेटरीज़ वगैरह मौजूद थी, कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स में ये पढ़ाया जा रहा था, लोगों की ट्रेनिंग की जा रही थी। उस वक्त जो हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर्स थे शुरू में, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी वेस्ट वगैरह में भेजा था कि वो इस तरह की तालीम हासिल करके करें। अच्छा, उसमें बड़े सारे नाम आते हैं लोगों के जिन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, जो हमारे उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। लेकिन एक बहुत नुमाया नाम वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम भी, चूँकि उनका फील्ड फ़िज़िक्स वगैरह ही था, तो उन्होंने भी उस वक्त एक बड़ी मदद की और इनकरेज किया और पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ एडवाइस भी कर रहे थे। और उनका फोकस भी यही था कि एक कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएँ, जो वो ज़ाहिर ये साइंटिस्ट, ख़ास तौर पे जो विजनरी साइंटिस्ट थे, वो देख रहे थे कि एनर्जी की नीड्स तो होंगी पाकिस्तान की और वो इसमें बड़ा पोटेंशियल देखते थे। तो ये मतलब उसके शुरू के वो आप कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं। फिर 1960s की दहाई में, चूँकि अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना है तो उसके लिए आपको कुछ फ्यूल वगैरह भी चाहिए होता है। तो एक यूरेनियम वगैरह के हवाले से भी कुछ उस वक्त काम शुरू हुआ। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इन्होंने कुछ डिस्कवर किए यूरेनियम की कुछ रिजर्व्स वगैरह। ख़ासतौर पर 63 में ये काम हुआ और फिर इन्होंने उस वक्त 1970 में एक इन्होंने पायलट प्लांट लगाया DG खान में। हमारे यहाँ DG खान में और करक में इसके शायद डिपॉजिट्स मौजूद हैं। तो उन्होंने वो वहाँ पे एक लगाया कि वहाँ पे कैसे जो न्यूक्लियर ओर है उसकी कंसंट्रेशन की जा सकती है। ये एक पायलट प्लांट था, बाद में ज़ाहिर इस पर मज़ीद भी काम हुआ। अच्छा, तो ये इस तरह से चलता रहा। फिर 70 की दहाई में जाके ना एक डायनामिक्स बड़ी बदल गई। एक तो NPT के एग्रीमेंट मेरे ख्याल में लेट 60s में हुआ है। पाकिस्तान ने उस वक्त उसको साइन नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त कुछ इशारे मिल रहे थे कि इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है या उस पर काम कर रहा है।
तो पाकिस्तान ने भी फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, चूँकि अगर होता तो फिर म्यूचुअल होता कि इंडिया भी करे और हम भी करें। अगर जो उस वक्त हमारी ये पॉलिसी थी कि भाई एक साउथ एशिया के न्यूक्लियर फ्री जोन की बात हमने चलाई भी थी 70s की दहाई में ये, लेकिन उस वक्त फिर इंडिया उससे शायद एग्री नहीं करता था। लेकिन 70s में जो मेन डायनामिक्स बदली वो यही बदली कि इंडिया ने 74 में वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो वहाँ पे पाकिस्तान का फिर मतलब, लेकिन उससे कुछ अर्सा पहले ही चूँकि सिग्नलिंग हो रही थी और पता चल रहा था कि इंडिया इस तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान में एक वेपन प्रोग्राम का भी काम शुरू हो गया था। मतलब उससे पहले हमारा टोटल फोकस पीसफुल था और पाकिस्तान में बहुत क्लियर ये था कि हमने इस तरफ नहीं जाना है। डिस्कशंस हो रही थी, जैसे खबर आती थी कि इंडिया में इस तरफ हो रहा है न्यूक्लियर वेपन, दुनिया में प्रोलिफरेशन हो रही है। पहले अमेरिका के पास था, फिर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, फिर यूके फ्रांस ने बना लिया, फिर चाइना ने बना लिया। अब बातें चल रही थी कि शायद इंडिया भी इस तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान की भी पॉलिसी सर्कल्स में ये बातें थी कि हमें वेपन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 70 तक ख़ास तौर पे 71 तक कुछ ख़ास इस तरफ नहीं, मोस्टली फोकस था पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। अच्छा, तो लेकिन 1971 में बहरहाल पाकिस्तान को एक और भी जो हुआ, उससे पहले तो सारा था ना रिसर्च में या कुछ एजुकेशन में या ट्रेनिंग में इस तरह का काम हो रहा था, और रिसर्च वाला वो था PARR1। लेकिन एक पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में लगा ना, जिसको कैनूप यूनिट 1 कहते हैं, ये 137 मेगावाट का प्लांट था, ये कराची में लगाया गया। ये कनाडा ने उस वक्त फ्राहम किया था, कैनेडियन फर्म ने। तो ये उस वक्त 1971 में ये मेरे ख्याल में इसने क्रिटिकलिटी अचीव की थी, मतलब ये फंक्शनल हो गया था। तो फिर 74 की था, जैसे मैंने कहा कि 70s में तो फिर वो न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। फिर पाकिस्तान की तवज्जो भी काफ़ी न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ हो गई, जिसमें फिर कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की गई। और वो अगरचे उसका फोकस प्रोग्राम उसकी तरफ था, वेपन की तरफ, लेकिन ज़ाहिर है जब वेपन बना रहे थे तो टेक्नोलॉजी तो वही थी ना, तो वही टेक्नोलॉजी फिर बाद में पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रही थी। तो वो फिर अगर हम आप देखें तो उसमें फिर की स्टेप्स वही हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस आते हैं, ग़ालिबन 1976 में वापस आते हैं, वो KRR लेबॉरेटरीज़ को लीड करते हैं। फिर पाकिस्तान 80s की दहाई में किसी वक्त न्यूक्लियर वेपन बना चुका काबिल हो जाता है, टेस्ट फिर हम आके 98 में करते हैं। तो ये तो वेपन वाली साइड हो गई। जो ये पीसफुल प्रोग्राम है साथ ज़ाहिर है ये भी चल रहा है, और इस जो पावर जनरेशन के हवाले से। और 71 में अगरचे हमने वो 137 मेगावाट का कैनेडियन फर्म के ज़रिए से लगा था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान मज़ीद प्लांट्स भी लगाता है और अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड करता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हम टोटल अपनी एनर्जी नीड का वो कोई 18% के करीब वो हम न्यूक्लियर से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए ना कि हम अपनी टोटल नीड का कितना परसेंट न्यूक्लियर से पूरा करते हैं, तो इस हिसाब से हम साउथ एशिया में टॉप पे हैं। देखिए ना, हम टोटल एनर्जी का कोई 3530 मेगावाट हमारे एनर्जी में इसमें 3530 मेगावाट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ या बाकी उसके साथ, तो क्या स्टिल वी आर स्टैंडिंग टॉल? देखिए हम चूँकि इंडिया की निस्बत छोटा मुल्क है, हमारी उतनी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी उतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन जो पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके अंदर 3530 मेगावाट वो न्यूक्लियर से हमारे आ सकते हैं, ये कैपेसिटी है। अच्छा, और 2024 में हमारी टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन थी उसका हमने 18.3% जो है वो न्यूक्लियर से पैदा किया। अच्छा, इसके मुकाबले में मतलब परसेंटेज टर्म्स में मतलब हमारी अपनी टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 18.3% हमने न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया। अगर आप इसी पैरामीटर पे देखें तो हम साउथ एशिया में टॉप पे हैं। मतलब इंडिया हमसे न्यूक्लियर से बिजली ज़्यादा बनाता है, मतलब हम अगर 3530 बनाते हैं मेगावाट एज पर देयर एनर्जी नीड, एग्जैक्ट हमारी 3530 मेगावाट कैपेसिटी है न्यूक्लियर से बिजली बनाने की। इंडिया की कैपेसिटी 8880 है, मतलब हमारे से डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन वो उनके ओवरऑल एनर्जी जो कंजम्पशन है या डिमांड है उसका सिर्फ 3% मीट करती है। हम जब 3530 बनाते हैं तो हम अपनी एनर्जी डिमांड का या नीड का या कंजम्पशन का 2024 में हमने 18% से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट किया। तो और वैसे भी इंडिया देखिए आपसे हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, अगर हम 3530 बना रहे हैं और वो 8880 बना रहे हैं तो इट्स लिटिल ओवर डबल। तो हमारे एक तरह से ज़्यादा है।
और लेकिन इंडिया में उस पर ज़ाहिर अब मज़ीद काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, हमारे इसमें जो अब ज़ाहिर है इसके हवाले से हमने वो एक 137 मेगावाट का तो 1971 में कमीशन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने ज़ाहिर है इस फील्ड में इन्वेस्ट किया है और काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं हमारे। तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने पावर प्लांट मौजूद हैं और क्या फ्यूचर्स प्लानिंग है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है? इस वक्त पाकिस्तान में जो 6 पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फंक्शनल हैं, और ये सारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर वो चल रहे हैं। 2 बड़ी साइट्स हैं जहाँ पे ये लगाए गए हैं। एक तो कराची में लगाए गए हैं, कराची में 2 लगाए गए हैं, और एक चश्मा में लगाए गए हैं। चश्मा आपको पता है हमारे ये डेरा इस्माइल ख़ान के इस रीजन में है। चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपको ज़ाहिर एक तो साइट चाहिए होती है, कोई सेफ लोकेशन चाहिए होती है, और साथ में पानी भी चाहिए होता है। तो चश्मा में भी वो दरिया सिंध उधर करीब से गुजरता है, और चश्मा तो वहाँ पे पानी मौजूद है। कराची में फिर ज़ाहिर साथ में समुंदर है। तो इसमें से 4 पावर प्लांट्स जो है ना, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स C1, C2, C3 और C4, जिनकी जो है ना जो टोटल कैपेसिटी है वो 1330 मेगावाट है। तो ये चश्मा पे लगे हैं। सी से मेरे ख्याल में बनता भी चश्मा है। C1, C2, C3, C4 ये चश्मा पे लगे हुए हैं, और 1330 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर 2 पावर प्लांट जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, K2 और K3, K से मेरे ख्याल में कराची बनता है, तो जिनकी टोटल कैपेसिटी 2200 मेगावाट, मतलब ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। जी बिल्कुल, ये 1100 मेगावाट का एक है, तो ये कराची में लगाए गए हैं। अच्छा, और इसमें जो K2 है ये अभी रिलेटिवली रिसेंटली लगे हैं। जो कंस्ट्रक्शन K2 की है वो 2015 में शुरू हुई थी। K3 की कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई थी। अब K2 जो है वो कनेक्ट कर दिया गया था 2021 में, मतलब 2021 में उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया था। K3 जो है उसको 22 में कनेक्ट कर दिया था। मतलब वो जो C1 वो पहले C1 1 to 4 वो पहले लग चुके थे, और ये जो कराची वाले हैं ये बाद में लगे हैं। तो 2122 में ये कनेक्ट हुए हैं ग्रिड के साथ। लेकिन साथ ही में हमारा वो जो था ना कैनूप वाला है, उसको डीकमीशन कर दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था। तो वो अभी मेरे ख्याल में उसकी डीकमीशनिंग हो रही है या हो चुकी है, तो अब वो बिजली पैदा नहीं कर रहा है। तो अब जो टोटल बिजली पैदा हो रही है वो इन 6 पावर प्लांट से पैदा हो रही है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होती है ज़ाहिर वो कंसिस्टेंट होती है, ये दिन रात चलते हैं, और ये जो एक बेस लोड होता है ना, ये ज़ाहिर है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मतलब हमारी मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान एक और पावर प्लांट लगाने भी जा रहा है, वो C5 यहीं पे चश्मा वाली जगह पे, और उसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट की। तो 1200 मेगावाट का ये चल लग चुका है, इसका इफ्तिताह हो चुका है। ये जुलाई में 2023 में इसका इफ्तिताह हो गया हुआ है, और इसमें कोई $4.8 बिलियन की शायद उसकी कास्ट है। और उसमें सुना है कि कोई जो पहला कंक्रीट है उसका वो बिछा भी दिया गया है, तो उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। तो मतलब 6 प्लांट ऑलरेडी काम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 7वें पे काम हो रहा है। जब ज़ाहिर लग जाएगा तो 1200 मेगावाट ये और 3530, तो आप देख लें कि 1200 ये होता है तो 3730 और 4730 की कैपेसिटी पाकिस्तान की हो जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाना में, उससे बिजली जनरेशन करना, जो कि एक बड़ा परसेंटेज होगा हमारी ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कोई कैपेसिटी मजीद भी बिल्ड की है, जैसे होता है ना लोकल फ्यूल, यूरेनियम वगैरह। फिर इसमें एक वो होता है कि जी आप रिफ्यूलिंग, जो कैपेबिलिटी टू परफॉर्म रिफ्यूलिंग आउटेजेस वगैरह, तो ये पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया है। और ये भी कोशिशें की हैं कि जो है ना RFO ड्यूरेशन हैं वो कम से कम हो जाएं। अच्छा, अगेन अगर हम दोबारा से एक कंपैरिजन में जाते हैं पाकिस्तान इंडिया इंडिया में भी रिसेंटली वो शांति बिल भी आया, जिसके ऊपर आपने एक बाकायदा एक पूरी हमारी वो है भी डिस्कशंस भी है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया है, मतलब इनवाइट किया है टू इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर सेक्टर एज वेल। सो पाकिस्तान की क्या फ्यूचर एक्सपेंशन के कोई इस तरह के प्लान है, या व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग? देखिए, पाकिस्तान के प्लान्स भी हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, और देखिए वो एक तरह से कंसिस्टेंट है कि वो जो आप ने अपनी डीकार्बनाइजेशन वगैरह करनी है, या जो ग्लोबल टारगेट्स हैं उस हवाले से, तो पाकिस्तान के प्लान्स में है कि इसको बढ़ाया जाए। लेकिन कोई बहुत एम्बिशियस एजेंडा नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि वक्ती तौर पे तो पाकिस्तान में एनर्जी सरप्लस है। इस वक्त तो मसला ये है कि हम कैसे जो अपनी सरप्लस एनर्जी है उसको यूज़ में लेकर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ्यूचर में अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ आती है, इकानमी में ग्रोथ आती है, तो एनर्जी नीड्स तो होंगी,
और जब एनर्जी नीड ज़्यादा होंगी तो पाकिस्तान को मज़ीद पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अगर हम पिछले ट्रेंड को भी देखें कि 6 पावर प्लांट पाकिस्तान लगा चुका है, मतलब साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया के अलावा दूसरा बड़ा मुल्क है ना जिसने ये लगा लिए हैं। बांग्लादेश में तो अभी कोई पावर प्लांट्स लग रहे हैं लेकिन अभी वो कमीशन नहीं हुए, और किसी और साउथ एशियन मुल्क में नहीं है। तो पाकिस्तान में 2 ही मुल्क हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, या इंडिया या पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अगर आप अपने शेयर के हिसाब से देखें तो 18%, तो पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी हायर साइड पे है। पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट ना काफ़ी कम है कंपेरेटिव टर्म्स में, इस वजह से भी कि हम एक तो न्यूक्लियर एनर्जी का 18% इससे बना रहे हैं, फिर हमारा जो हाइडल है ना, हाइडल का हमारा काफ़ी शेयर है। और ओवरऑल चूँकि एनर्जी की नीड उतनी ज़्यादा है नहीं है, तो उसमें हम जब टोटल शेयर देखते हैं ना तो वो सिग्निफिकेंट रिन्यूएबल्स का, ये क्लीन का है। अब न्यूक्लियर क्लीन तो रिन्यूएबल तो नहीं है, क्लीन है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट शेयर हो जाता है। इंडिया उसके मुकाबले में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी कोल से बनाता है, या वहाँ पे रिन्यूएबल्स उनके भी बढ़ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट किया है सोलर वगैरह में, लेकिन बहरहाल उनका शेयर अभी भी कोल का बहुत है। इंडिया एक्चुअली मेरे ख्याल में कोल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो कि बिजली बनाने वाला मुल्क है। अच्छा, अभी मुख्तार साहब आपने बात की कि ज़रा पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट तो इतना ज़्यादा नहीं, अराउंड 1% के करीब ही है शायद, लेकिन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान आता है, और हम देखते भी हैं सेवेरिटीज़ के पिछले कुछ अरसे में। तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी जो है, क्या वो जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स होते हैं, तो क्या ये हमें क्लाइमेट चेंज को भी मैनेज करने में किसी हद तक हेल्पफुल होता है? क्या उसका ये 2-3 वजूहत से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ रुझान हो रहा है। एक तो ये है कि ये क्लीन एनर्जी है, मतलब इससे कार्बन एमिशंस नहीं होती हैं, तो एक तो ये बड़ी वजह है। और तो कई लोगों का ख्याल है कि क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेहतर है। और मतलब पूरी सप्लाई चेन में ना इतने बड़े रिस्क नहीं हैं, कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, जैसे आपने यूरेनियम की माइनिंग की है तो उधर इसके रिस्क बनते हैं, कुछ हेल्थ सेफ्टी हैजर्ड्स भी होते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग मतलब एक छोटा सा इसकी वो जो इसकी वो होती है ना, क्या कहते हैं, पैलेट या कुछ यूरेनियम की, उससे मतलब इतनी बिजली बन जाती है जितनी आप हज़ारों टन कोयला से बनाते हैं। तो मतलब इसमें कोयला बर्न नहीं होता। इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी इसकी तरफ भी रुझान है, और हमारे पड़ोस इंडिया में भी काफ़ी है। इंडिया में जैसे मैंने पहले कहा कि 2880 मेगावाट तो पहले बना रहे हैं, लेकिन उनके कुछ पावर प्लांट्स मजीद भी लग रहे हैं, और वो कोई 100 मतलब तक का उनका प्लान भी है 2047 100 गीगावाट तक वो लगाना चाह रहे हैं 2047 तक। और अभी जो उनके लगाए जा रहे हैं वो कोई 8700 के करीब हुए हैं। मतलब अगर ये जब जो उनके अंडर कंस्ट्रक्शन है जब ये बन जाएंगे तो उनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। मतलब अभी अगर उनका न्यूक्लियर एनर्जी में शेयर, न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर कोई 3% है, तो अगर ओवरऑल उनकी डिमांड यही रहे और ये ऑनलाइन आ जाए तो फिर वो 6% हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी नहीं बनेगी क्योंकि उनकी ओवरऑल डिमांड भी तो बढ़ जाएगी ना। लेकिन उनके मज़ीद आगे ऑब्जेक्टिव में है, जैसे आप कह रही हैं ना कि आपने बताया कि वो अभी जो शांति बिल उनका आया है तो उसमें उन्होंने वो जो लायबिलिटी वाली क्लासेस थी उनको भी कुछ नरम कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। तो वो चाह रहे हैं कि इसमें मैसिव इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, जब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो उसमें 2-3 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो यही है कि भाई ये क्लीन एनर्जी है, इससे धुआं वगैरह नहीं उठता। अब स्मॉग इंडिया का भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी मसला है, डिकार्बनाइजेशन वगैरह नहीं होती। दूसरा है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस। लेकिन अब अगर आप इससे नहीं बना रहे तो फिर कोयला यूज़ कर रहे हैं। कोयला भी इंडिया भी इंपोर्ट करता है, इंडिया का अपना भी कोयला काफ़ी है, वो इंपोर्ट करता है। हम जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो हम भी कुछ अपने थर के कोयले से बनाते हैं जो जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर हम इंपोर्ट करते हैं। हमने इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स लगाए हुए हैं, पोर्ट कासिम में भी लगे हुए हैं, इधर साहिवाल में भी लगा हुआ है। अच्छा, या फिर आप फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, वो LNG भी हो सकती है और वो पेट्रोल फर्टिलाइजर वगैरह भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से फिर ये है कि आपको इस तरह से ये जो आपका इंपोर्ट बिल है या फॉसिल फ्यूल्स पे को इंपोर्ट करना वो कम हो जाता है। अच्छा, अगरचे न्यूक्लियर फ्यूल भी हमें बात इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पाकिस्तान यूरेनियम पर डिपेंड करता है, तो हमारी जो टोटल यूरेनियम के रिजर्व्स हैं वो उतने नहीं हैं। किसी हद तक वो हमारी नीड पूरी करते हैं, लेकिन कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडिया की भी इसी तरह से डिपेंडेंस उस पर है, वो भी काफ़ी सारा फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। अगरचे उनके यहाँ थोरियम के रिजर्व्स इंडिया में बहुत हैं। सारी दुनिया में जो थोरियम के टोटल रिजर्व्स हैं ना, उसके को 25% के करीब इंडिया में है। लेकिन वो उसको कोशिश कर रहे हैं, और वो शुरू से उनका प्लान, जब इनका डॉक्टर भाभा थे जिन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू में एक तरह से लीड किया था, डॉक्टर होमी भाभा, तो वो शुरू से ही इस हवाले से वो काम कर रहे थे कि कैसे हम थोरियम को यूज़ करके तो एनर्जी इंडिपेंडेंस
ला सकते हैं। लेकिन वो थोरियम वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर करना है, उसको यूज़ करना है, तो उसमें उनको चैलेंजेस भी रहे हैं। तो मतलब एक एनर्जी इंडिपेंडेंस का और एक कि ये क्लीन फ्यूल है, तो ये दो बड़ी कंसिड्रेशंस हैं जिसकी वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं। और फिर ये भी है, अगरचे ये इनकी कास्ट शुरू में इन्वेस्टमेंट कास्ट ज़्यादा होती है, लेकिन बहरहाल ये निस्बतन वो जो है ना चीप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो गई हुई है, चीप एनर्जी है, क्योंकि इसमें फिर आपका वो रनिंग एक्सपेंडिचर उतने नहीं होते ना, क्योंकि मुसलसल वो जो फ्यूल वगैरह यूरेनियम वगैरह मेरा नहीं ख्याल कि वो उतनी कॉस्टली है कि जैसे आपके बड़ी मिकदार में आपका ऑयल आ रहा हो, आप उसको बर्न कर रहे हो, तो और इनकी एफिशिएंसी वगैरह भी ज़्यादा होती है। मतलब अभी जो पाकिस्तान के ये जो प्लांट्स हैं ये जो हमने लगाया हुआ है, तो ये इनकी काफ़ी एफिशिएंसी है। मतलब अब हम देखें ये जो C1 है तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो 87.82 है, अवेलेबिलिटी फैक्टर 92.83 है। मतलब 92.83 साल में अगर जितने भी आवर्स होते हैं उसमें 92.83 आवर्स % वो अवेलेबल होते हैं। मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे अरसे के लिए आउटेजेस हो जाएं। तो न्यूक्लियर प्लांट्स के इस तरह के फ़ायदे हैं, तो जिसकी वजह से मुल्क इस तरफ, लेकिन उसमें जो कंसर्न्स हैं जो रहते हैं इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि सारी दुनिया में, वो यही है कि कोई हादसा ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा मुख्तार साहब, पाकिस्तान में एक और ट्रेंड जो ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा अब चल रहा है वो सोलर और विंड की तरफ भी जाने का है। अगर इन दोनों को मिक्स करते हुए हमें कोई एनर्जी, हम लॉन्ग टर्म एनर्जी सोल्यूशन पे तरफ जाते हैं जहाँ हम बिल्कुल ही एक वो कार्बन लेस, क्या ऐसा कोई फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं या शायद ऐसा लगता हो नहीं? देखिए टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है और एक्चुअली अब मुमकिन हो गया है। पहले ये लगता था कि मुमकिन शायद नहीं होगा, अब तो देखें ना, आपको अपने ग्रिड को स्मार्ट करना है, टेक्नोलॉजी लेकर आनी है। अब पाकिस्तान में देखने कई कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे विंड चलती है, फिर दिन को सूरज होता है। सूरज तो हमारे हर जगह ही होता है सिवाय चंद इलाकों को छोड़ के, सारे मुल्क में हम सनलाइट ठीक ठाक होती है, लंबे दिन होते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो अगर हम दिन में सनलाइट से बनाएं, जहाँ जहाँ से विंड है उससे बनाएं, कुछ हमारे बेस लोड वाले प्लांट्स हों, जैसे ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, फिर गर्मियों में तो हाइडल भी आ जाती है। अच्छा, डैम हमारे पास कम हैं लेकिन चलो कुछ अरसा उससे हाइडल से आ जाती है। तो इसमें अगर आप मिक्सचर हो, और हमारा ग्रिड तो एक ही है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा, फिर अब स्टोरेजेस के सलूशन भी आ गए हैं कि बैटरीज बड़ी बड़ी आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में बैटरीज, सोलर, विंड, हाइडल, न्यूक्लियर, अब इन सब को मिला के तो आप एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं कि जिसमें कार्बनाइजेशन कम से कम हो रही हो। और उस अमल में कुछ ज़रूरत फिर भी आपकी रहेगी कि मिसाल के तौर पे अब विंड भी नहीं चल रही और हाइडल भी दस्तयाब नहीं है, और बेस लोड के अलावा आपको एकदम को पीक आ गई है रात को, तो सोलर भी नहीं है, और मे भी आपकी स्टोरेज भी काफ़ी नहीं है। तो हो सकता है कोई आपको एक और पावर प्लांट चलाना पड़े जो LNG वाला है या कोयले वाला है, तो या ज़्यादा चलाने पड़े। तो मतलब लेकिन हम इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इकॉनमी ग्रो करती है, तो हमारी नीड्स काफ़ी बढ़ेंगी और हमें उस स्टेज पे सोचना पड़ेगा कि अब हमने एक्चुअली कौन सा रूट लेना है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आप मज़ीद लगा तो सकते हैं, लेकिन कितनी ऐसी साइट्स हैं जो सूटेबल हैं। आइडियली तो न्यूक्लियर साइट्स को पॉपुलेशन सेंटर से दूर होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा हो तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उससे महफूज रह सके। अगरचे टेक्नोलॉजी अब बहुत इम्प्रूव कर चुकी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब हादसा तो हादसा होता है ना, किसी स्टेज में भी कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कोई जंग हो जाए, कोई जानबूझ के उस पर हमला कर दे, ये कुछ लेकिन तो मतलब इस तरह के रिस्क मौजूद हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम हाइब्रिड मिक्स्ड सॉल्यूशंस जिसमें मैक्सिमम रिन्यूएबल की इंटीग्रेशन हो, क्लीन एनर्जी मैक्सिमम हो, और हम अपनी फॉसिल फ्यूल पर रिलायंस कम करें, तो यही एक तरीका होना चाहिए आगे बढ़ने का। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब
इस इशू को डिस्कस करने का हमारे साथ और हमारे नाजरीन के साथ। सो नाजरीन, हमने आज की गुफ्तगू में न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से बात की। हमने बात की कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की जो सिवियरिटी है शायद क्लीन एनर्जी सोल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन पे डिपेंडेंस बढ़ाकर थोड़ा कम किया जा सकता है। और वही सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अगर तमाम दुनिया के ममालिक इस तरह से सोचना शुरू करें तो पूरी दुनिया में शायद कार्बन की जो एमिशंस हैं या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको कम किया जा सकता है और नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे किसी नए इशू के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।